नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोरिलेशन। सो कोरिलेशन को हम सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सो व्हेनेवर वी से और व्हेनेवर वी ट्राई टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन two or more things, then we say that those things are correlated. For example, winters and sweater. Winter में ही हम स्वेटर पहनना प्रेफर करते हैं, so winter and sweater is correlated. In statistics, correlation is a statistical measure of relationship between two variables. यानी कि statistics में कोरिलेशन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करता है और ये सबसे अच्छा डेमोन्स्ट्रेट करता है वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को। अभी लीनियर रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसी फिक्स्ड अमाउंट में दूसरा वेरिएबल भी घटेगा या बढ़ेगा। In simple words, we can say that correlation is a measure how things are related with each other. So the best example for studying correlation is law of supply. तो जब price of commodity बढ़ती है तो quantity supplied भी बढ़ती है और जब price of commodity घटती है तो quantity supplied भी घटती है. So we can say that there is positive correlation between quantity supplied and price of commodity. वहीं for studying the negative correlation, the best example is law of demand, जो कहता है कि price of commodity जब बढ़ती है तो quantity demanded घटती है और price of commodity जब घटती है तो quantity demanded बढ़ती है. So there is negative correlation between price of commodity and quantity demanded. So now we will talk about coefficient of correlation. So coefficient of correlation is denoted with the letter R. And it describes to what extent two or more variables are statistically related with each other. यानी किस हद तक वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं या कोरिलेटेड हैं और जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही होती है. इट कैन नेवर बी मोर देन +1 एंड इट कैन नेवर बी लेस देन -1. तो जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू 0 के नज़दीक होता है तो हम कहते हैं कि देयर इज़ वेरी लिटिल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स और जब वो 0 के इक्वल हो जाता है देन वी से दैट देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स. और वहीं जब 0 से दूर होता है या कह सकते हैं -1 या +1 के नज़दीक होता है देन वी से दैट द वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड. हाउएवर इट कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली विच वी विल डिस्कस इन टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. So correlation can be classified on the basis of direction of change, on the basis of number of variables and on the basis of proportion. So जब हम बोलते हैं कि on the basis of direction of change तो correlation हो सकता है 5 तरीके से divide. Positive correlation, negative correlation, perfectly positive correlation, perfectly negative correlation and zero correlation. तो अब जानिए positive correlation. तो दो वेरिएबल्स कब पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं? तो जब दोनों ही वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं यानी जब पहला वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा और जब पहला वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा. तो ऐसे सिचुएशन में वी से दैट वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ ईच अदर. अब इस केस में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर जो होता है वो +1 के नज़दीक होता है. वो +1 नहीं होता बट उसके नज़दीक होता है. इस केस में आप देखिए R = 0.8. तो ये जो है पॉजिटिव कोरिलेशन बता रहा है और इसका जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है. अब बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की. तो दो वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन तब होगा जब दोनों ही वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे. यानी कि जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घटेगा और जब एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज करेगा. तो ऐसे सिचुएशन में दो वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है. अब इसमें R जो होता है वो -1 के नज़दीक होता है. -1 नहीं होता, -1 के नज़दीक होता है. यानी कि इस केस में देखिए आप R = -0.8 और जो नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. अब बात करते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. तो अब परफेक्ट कैसे हो जाता है कोरिलेशन? तो जब दो वेरिएबल्स एक तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यानी कि जब पहला इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा. बट अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वेरिएबल्स के बीच में, अगर पहला वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है और दूसरा वेरिएबल भी
कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है और जब पहला वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है उसी कांस्टेंट रेट पे दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज कर रहा है, तब हम कहते हैं दैट वेरिएबल्स आर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड। अब इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर होता है वो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अब बात करते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की। तो दो वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन तब होगा जब दोनों ही वेरिएबल्स एक तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि जब पहला वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज करेगा, एंड जब पहला वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज करेगा। बट ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ये कांस्टेंट रेट में होगा, यानी कि जब पहला वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो उसी कांस्टेंट रेट पे दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज करेगा, और जब पहला वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो उसी कांस्टेंट रेट पे दूसरा वेरिएबल जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इस सिचुएशन में वी से दैट वेरिएबल्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड विथ ईच अदर। अब इस केस में आर जो होता है यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो परफेक्टली -1 होता है। अब जानिए जीरो कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि दोनों का एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो हम बोलते हैं that variables have zero correlation between each other और they have no correlation। और इस केस में R यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो 0 होता है। और आप ग्राफ देखिए, इसमें जो डॉट्स हैं वो स्कैटर्ड है यानी बिखरे हुए हैं हर तरफ, यानी कि वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो यही है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें सबसे पहला है सिंपल कोरिलेशन। तो कोरिलेशन सिंपल कब होता है? जब हम सिंपली दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप या एसोसिएशन को स्टडी करते हैं तो वो होता है सिंपल कोरिलेशन। और वहीं मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? जब हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करते हैं तो ये कहलाता है मल्टीपल कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड ऑफ व्हीट, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड रेनफॉल यूज, तो ये प्रॉब्लम है मल्टीपल कोरिलेशन का। और वहीं पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? तो पार्शियल कोरिलेशन में भी हम दो से ज़्यादा ही वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, लेकिन हम कंसीडर केवल दो ही वेरिएबल्स को करते हैं जिनका एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस होता है। बाकी जो इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल होता है उसको हम कांस्टेंट रख देते हैं। तो यही है पार्शियल कोरिलेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन। तो इसमें सबसे पहला है लीनियर कोरिलेशन। तो कोरिलेशन लीनियर होता है तब जब एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है और दूसरे वेरिएबल में भी उसी कांस्टेंट रेट में चेंज आ रहा है, तब हम कहते हैं देयर इज लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, जब x है जो बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, y भी देखिए उसी कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है 20, 40, 60, 80। वहीं जब हम नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर कोरिलेशन की बात करते हैं तो जब एक वेरिएबल चेंज हो रहा है लेकिन उसी कांस्टेंट रेट पे दूसरा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, तब वो कोरिलेशन हो जाता है नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इज डबल्ड, यील्ड ऑफ व्हीट वुड नॉट बी नेसेसरीली बी डबल्ड। तो ये हो जाता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम जो है वो ग्राफिकल मेथड है फॉर स्टडिंग द कोरिलेशन, बट इट इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर स्टडिंग द कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स को हम दो एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और दूसरा वाई एक्सिस पे। उसके बाद जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम प्लॉट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स इन द ग्राफ, और वो डॉट्स जिस हिसाब से जो पैटर्न शो करते हैं उससे हम पता लगाते हैं व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अगर से वो जो डॉट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं हर जगह, देन वी से दैट द वेरिएबल्स हैव लो कोरिलेशन और नो कोरिलेशन बिटवीन देम। और वहीं अगर जो डॉट्स हैं वो लाइन के नज़दीक हैं, देन वी से दैट द वेरिएबल्स हैव हाई कोरिलेशन बिटवीन ईच अदर। So now looking at the first graph, we can say that there is strong positive correlation between the variables, क्योंकि जो डॉट्स हैं वो लाइन के एकदम नज़दीक में है और लाइन जो है वो अपवर्ड मूवमेंट शो कर रही है, तो इसलिए देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अब जब हम सेकेंड डायग्राम देख रहे हैं तो जो डॉट्स हैं वो अपवर्ड मूवमेंट तो शो कर रहे हैं, लेकिन जो डॉट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि देयर इज वीक पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स।
और वहीं जब हम थर्ड वाला देखते हैं तो देयर इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि जो डॉट्स हैं वो लाइन के एकदम नज़दीक है और जो लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स है। वहीं जब हम चौथा डायग्राम देखते हैं तो डॉट्स जो हैं वो डाउनवर्ड मोमेंट तो दिखा रहे हैं, लेकिन जो डॉट्स हैं वो स्कैटर्ड है, तो इसलिए देयर इज वीक नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अब वहीं इसके बाद वाला जब हम फिफ्थ डायग्राम देख रहे हैं तो जो डॉट्स हैं वो लाइन के एकदम नज़दीक में है लेकिन थोड़े से स्कैटर्ड भी हैं, सो वी कैन से दैट देयर इज मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। और वही जब हम सिक्स्थ डायग्राम देख रहे हैं तो डॉट्स में कोई पैटर्न नहीं है, वो स्कैटर्ड है, मतलब बिखरे हुए हैं पूरे ही ग्राफ में, तो देयर इज नो कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। So now we will discuss about the method of computing the coefficient of correlation. So the first method is Karl-Pearson coefficient of correlation, जिसमें हम calculate करते हैं degree and direction of relationship between the linear related variables. अब इसका formula आप screen पे देख सकते हो, जिसमें कि n है number of pair of score, sigma xy है sum of the products of paired score, sigma x है sum of x score, sigma y है sum of y score, और सिग्मा एक्स स्क्वायर है सम ऑफ स्क्वायर्ड एक्स स्कोर, और सिग्मा वाई स्क्वायर है सम ऑफ स्क्वायर्ड वाई स्कोर। अब हम कंप्यूट करना सीखते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसके लिए ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें हम देखेंगे कि एज और ग्लूकोज लेवल का कोरिलेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप चार्ट बनाइए जिसमें कि आप 3 और चीज़ें ऐड करिए, जो कि है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉलम। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप एक्स और वाई यानी एज और ग्लूकोज लेवल को मल्टीप्लाई करिए और एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 43 इंटू 99 जो कि है 4257। फिर नेक्स्ट है 21 मल्टीप्लाई बाई 65 तो वो है 1365। इसी तरीके से आप एक्स वाई पूरे का निकाल लीजिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्क्वायर द एक्स एंड स्क्वायर द वाई। तो आप एक्स स्क्वायर फाइंड करिए सबसे पहले। तो 43 का स्क्वायर कितना हो गया 1849। फिर 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441। इस तरीके से आप पहले एक्स का स्क्वायर निकालिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप वाई का स्क्वायर निकालिए कि 99 का स्क्वायर हो गया 9801, 65 का स्क्वायर हो गया 4225। इस तरीके से आप वाई का भी स्क्वायर निकाल लीजिए। नेक्स्ट स्टेप हो जाता है आप जितने भी चीज़ें निकाले हैं और एक्स और वाई इन सब का टोटल कर दीजिए। जैसे कि एक्स का टोटल आया है 247, वाई का टोटल आया है 486, एक्स वाई का टोटल आया है 20,485, एक्स स्क्वायर का टोटल आया है 11,409, वाई स्क्वायर का टोटल आया है 40,022। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जो कि आपके फॉर्मूला में ज़रूरत है, तो बस आप इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करिए और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ले आइए। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस क्वेश्चन का है 0.5298। तो अब हम क्या बताएंगे, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि इसमें कोरिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 और 1 के बीच में आता है और हमारा रिजल्ट जो है वो 0.5298 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है एज और ग्लूकोज लेवल के बीच में। तो इसी तरह से कंप्यूट होता है हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। So now the next method of computing the coefficient of correlation is Spearman's rank coefficient of correlation। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेरिएबल्स को रैंक करते हैं। तो ये मेथड अप्लाई होता है ऑर्डिनल सेट ऑफ नंबर्स में, जिनमें कि हम वेरिएबल्स को अरेंज करते हैं ऑर्डर में, फिर उनको रैंक देते हैं और उन रैंक के बेसिस पे हम कंप्यूट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है R = 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर -1, जिसमें कि D होता है डिफरेंस इन द रैंक्स। अब इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कि हम कैलकुलेट करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हिस्ट्री और अलजेब्रा है जिसपे कि हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको आप टेबल फॉर्म में लिख लीजिए, उसके बाद जिनका नंबर ज़्यादा है उनको रैंक 1 दीजिए, फिर इसी बेसिस पे आप रैंक 2 रैंक 3 दीजिए। जैसे कि यहाँ पे 47 है तो ये सबसे ज़्यादा स्कोर है हिस्ट्री में, तो इसको हमने रैंक 1 दिया है। उसके बाद 43 है तो उसको हमने सेकंड रैंक दिया है।
फिर 35 है तो उसको हमने थर्ड रैंक दिया। इसी वे में आपने सबको हिस्ट्री में रैंक दिया। इन द सेम वे अलजेब्रा में भी रैंक दीजिए। 49 सबसे ज़्यादा है तो उसको नंबर 1 रैंक दीजिए, और वहीं 4 सबसे कम है तो उसको 9th रैंक दीजिए। इस तरीके से आप हर स्टूडेंट को रैंक दे दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको फाइंड करना है डी, यानी कि दोनों रैंक जो है, यानी हिस्ट्री की रैंक और अलजेब्रा की रैंक, इसके डिफरेंस को निकालना है, यानी डी को निकालना है। एज इन द फर्स्ट केस, जैसे कि आप देखिए हिस्ट्री की फर्स्ट रैंक है 3 और वहीं अलजेब्रा की फर्स्ट रैंक है 5, तो 3 - 5 आ गया 2। इन द सेम वे 5 है और 3 है तो फिर आ गया 2, फिर 1 है और 2 है तो फिर आ गया 1। तो इस तरीके से आप दोनों की रैंक्स को माइनस करके डी निकाल लीजिए, और फिर जब आपने एक बार डी निकाल लिया हो तो फिर आप डी का स्क्वायर कर दीजिए, जिससे कि डी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट में है 2 तो 2 का स्क्वायर किया तो आ गया 4, फिर 2 का स्क्वायर किया तो आ गया 4, फिर 1 का स्क्वायर किया तो 1, 0 का स्क्वायर किया तो 0। इस तरीके से आप डी स्क्वायर निकाल लीजिए। उसके बाद आपने जब एक बार डी स्क्वायर निकाल लिया हो तो डी स्क्वायर का प्लस कर दीजिए, जो कि आ जाएगा 12। इसके बाद आपका 12 आ गया, तो अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई जिनकी ज़रूरत आपको फॉर्मूला में है। 2 चीज़ों की ज़रूरत है, डी स्क्वायर जो कि आपका 12 है और एन जो कि आपका 9 है। अब बस आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को और आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आ गया 0.9। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू वांट अस टू मेक वीडियोज़ ऑन सम स्पेसिफिक टॉपिक और यूनिट्स। वी विल ट्राई टू मेक इट इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे एज पॉसिबल। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।